नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसा कि हम मानव अधिकारों की हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें हमने अभी तक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन सभी अधिकारों का हमने अध्ययन किया। धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकार, इन सभी अधिकारों का हमने वर्णन किया। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है और हम जानते भी हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार सभी अधिकारों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वह सभी अधिकारों की के लिए रक्षार्थ है, यह संरक्षण उन्हें प्रदान करता है। प्रिय विद्यार्थियों, इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा बताया है। तो इसी प्रकार से हम शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं विद्यार्थियों, कि इस बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची बड़ी आकर्षक है, लेकिन अधिकारों की विस्तृत सूची देना ही काफी नहीं है। कोई ऐसा तरीका भी होना चाहिए बच्चों, जिससे उन्हें व्यवहार में लाया भी जा सके और उल्लंघन होने पर उनके अधिकारों की रक्षा भी की जा सके। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इसमें बताया कि अधिकारों की विस्तृत सूची तो हमने पढ़ ली है और उसके साथ हमने उसके सीमांकन भी हमने पढ़ लिया है कि हमने किस किस प्रकार से उस अधिकार का हमने उपयोग करना है, जिससे कि दूसरे व्यक्ति के, दूसरे नागरिक के अधिकारों की रक्षा भी होती रहे। लेकिन प्रिय बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों, एक ऐसा अधिकार जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, यह अधिकार व्यवहार में इस प्रकार से हमें उन अधिकारों को लाने का प्रयास करता है, उन अधिकारों का उल्लंघन होने पर अधिकारों की रक्षा करता है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है। आगे देखिए बच्चों कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। हृदय कहा है और बच्चों आत्मा भी कहा है। तो बच्चों आप देख सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और कक्षा का जब परीक्षा होगी तब उसमें भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है। दोनों तरीके से आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त होता है बच्चों कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में अपनी याचिका या अपनी रिट लगा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही कोर्ट जो है मौलिक अगर किसी व्यक्ति विशेष का या किसी व्यक्ति समूह विशेष का अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस मौलिक अधिकार को लागू करने का निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी कर सकते हैं, जिन्हें कहा जाता है आदेश या रिट या याचिका लगाना। इसमें बच्चों सबसे पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अभिप्राय यह है कि बंदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका गैर कानूनी है या असंतोषजनक है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश भी दे सकता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी जो कैदी होता है जिसको बंदी बना लिया जाता है, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष रूप में उसे प्रस्तुत करो। कहाँ प्रस्तुत करो? न्यायालय में प्रस्तुत करो। बिल्कुल इसके शब्द से ही हमें इसका अर्थ समझ में आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को न्यायालय के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत किया जाए, तभी न्यायालय तभी जाकर के उसकी गिरफ्तारी किस प्रकार से हुई है, कानूनी रूप से हुई है कि गैर कानूनी हुई है, इन सभी का पूरा विवरण जान करके, पूरी व्याख्या करके या पूरा पता लगा करके ही उसे या तो छोड़ दिया जाएगा या फिर उसे कैदी बना लिया जाएगा। अब बात आती है बच्चों परमादेश, परम का आदेश। परम कौन होता है? सर्वोच्च है ना, सबसे ऊपर, उसका आदेश।
क्या क्या है ये आदेश? यह आदेश तब जारी किया जाता है बच्चों जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ये मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तब यह परमादेश, परम का आदेश होता है। यानी उच्च न्यायालय का आदेश होता है कि वे सार्वजनिक अधिकारी जो है, यानी कि वो सरकारी अधिकारी जो है, अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन क्यों नहीं कर रहा है, उसको आदेश दिया जाता है कि वह उनका पालन करे। क्लियर है? इसके शब्द से ही हमें पता चल रहा है परमादेश, परम का आदेश। परम कौन है? न्यायालय। निषेध आदेश, निषेध आदेश का तात्पर्य होता है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करती है, मतलब अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य करती है या मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपर की जो अदालतें होती हैं जैसे उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है, उसे ऐसा करने से रोकती है, अर्थात निषेध आदेश मतलब उसे मना करती है। निषेध यानी मना करना, आदेश यानी ऑर्डर देना, ठीक है। तो मना करना, किसको, किसके लिए मना करना? कि अगर निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाता है, अपने अधिकारों का उल्लंघन करता है, हनन करता है, तो उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है उसको आदेश दे सकती है। इसके बाद बच्चों आता है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा का क्या तात्पर्य है? जब न्यायालय को ये लगता है बच्चों कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक है ही नहीं, और न्यायालय अधिकार प्रच्छा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक सकता है या उसे हटा सकता है। अधिकार प्रच्छा, जो अधिकार उसके कार्यक्षेत्र में है ही नहीं और वह उसे गैरकानूनी रूप से उसे हथिया लेता है, अपने अधीन कर लेता है, उस पर कार्य करना शुरू कर देता है, तब कोई भी न्यायालय, चाहे वो उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, वो उसे उस कार्य को करने से रोकता है या मना करता है। ठीक है बच्चों, इसके भी नाम से हमें पता चल रहा है अधिकार प्रच्छा। उसके बाद आता है उत्प्रेषण रिट। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करती है, ये कुछ अधिकार प्रच्छा से ही मिलता जुलता सा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि इसमें न्यायालय की बात की गई है कि निचली अदालत, सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। यह काम जो है कभी कभी यह कार्य कोई व्यक्ति विशेष या कोई सरकारी अधिकारी चला करके भी कर सकता है, जानबूझ करके भी कर सकता है, या सहज भी हो जाता है। तो ऊपरी अदालत जो है उससे वह कार्य लेकर के उस अधिकारी को या उस अदालत को सौंप देती है जो उसके कार्य क्षेत्र में आता है। तो ये हो गया उत्प्रेषण रिट। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हमने देखा कौन कौन से रिट हो गए, कौन कौन से आदेश हो गए, कौन कौन सी याचिकाएं जिसे कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रस्तुत कर्मा, परमादेश, परम का आदेश यानी ऊपरी अधिकारी का आदेश, निषेध आदेश, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण रिट, इन सभी रिटों के माध्यम से, इन सभी याचिकाओं के माध्यम से बच्चों मौलिक अधिकारों के हनन को रोका जा सकता है, मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। आगे देखें, इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाओं का भी निर्माण किया गया है। आपने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नाम सुना होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का नाम सुना होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदि के बारे में भी सुना होगा। इनके सबके अपने अपने आयोग यानी कमीशंस बने हुए हैं। ये संस्थाएं क्रमशः अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दलितों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। यदि किसी महिला के साथ कोई उत्पीड़न हो रहा है या उनके अधिकारों का हनन हो रहा है तो राष्ट्रीय महिला आयोग में जाकर के वह अपील कर सकती है। ऐसे ही अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए भी हो सकता है और इसी प्रकार से अल्पसंख्यक वर्ग के आयोग के लिए भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन इसीलिए किया गया है कि बच्चों कि अगर किसी व्यक्ति विशेष का या किसी समूह विशेष का या पर्टिकुलर कोई वर्ग का के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी अपील कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए छोटी सी टिप्पणी दी गई है। किसी भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब उन्हें लागू किया जाता है। समाज के गरीब, अशिक्षित, कमजोर तबके के लोगों को अपने अधिकारों को प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL या पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स PUDR जैसी संस्थाएं अधिकारों के हनन के विरुद्ध चौकसी करती हैं और इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकारों के संबंध में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 और सदस्य होते हैं। कौन कौन हो गए इसमें? सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो गया और किसी उच्च न्यायालय या पूर्व मुख्य न्यायाधीश द्वारा मुख्य न्यायाधीश हो गया, और यह मानवाधिकार संबंध का ज्ञान रखने वाला या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त व्यक्ति भी इसका सदस्य हो सकता है। मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। जेलों में बंदियों की स्थिति का अध्ययन किया जा सकता है। मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध कर सकता है या शोध को प्रोत्साहित भी कर सकता है। आयोग को प्रतिवर्ष हजारों शिकायतें आती हैं, जिसमें कौन कौन सी शिकायतें हो सकती हैं? ऐसे अधिकतर क्या होती है? हिरासत में मृत्यु हो गई, हिरासत के दौरान बलात्कार हो गया, लोग गायब हो गए, है ना, और पुलिस की जातियां हो गई, कार्यवाही न किए जाने पर महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार भी, मतलब इस प्रकार से बहुत सारे मानव अधिकारों का हनन होता है जो इसके अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं। मानवाधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप पंजाब में युवकों के गायब होने तथा गुजरात दंगों के मामलों में जांच के रूप में रहा, और आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का कोई अधिकार नहीं है। यह सरकार या न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर मुकदमा चलाने की सिफारिश कर सकता है। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं और बहुत सी जानकारियां आप इसकी प्राप्त कर सकते हैं। जो साइट का नाम है www.nhrc.nic.in। अब बात आती है बच्चों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बच्चों अभी तक हमने किस चीज की बात करी? अभी तक हमने जिस विषय की बात करी है वह विषय रहा है मानव अधिकार, अर्थात मौलिक अधिकारों की हमने बात की है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा सूचीबद्ध होते हैं और उन मौलिक अधिकारों की रक्षण के लिए संवैधानिक उपचारों द्वारा दी गई रिट या आदेश और उच्च और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाहियां और विभिन्न आयोगों का गठन, इन सभी के माध्यम से मानव अधिकारों, मौलिक अधिकारों का हनन को रोका जाता है, उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है। वो मौलिक अधिकार किसको प्रदान किए गए हैं? मौलिक अधिकार मानव को, नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। अब बच्चों बात आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से क्या अभिप्राय है? जैसा कि हम देख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, राज्य है ना, तो नीति निर्देशक तत्व राज्यों को प्रदान किए गए हैं, नागरिकों को नहीं प्रदान किए गए हैं। इसमें हम देखें तो संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्र भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें सभी नागरिकों में समानता लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती भी हो सकती है। उन लोगों ने यह भी सोचा कि विद्यार्थियों कि इन समस्याओं का हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी है। संविधान ऐसी नीतियों के लिए निर्देश जारी करता है कि जो भी राज्य में शासन होगा, जिस भी दल की सरकार होगी, वह दल इन नीतियों के माध्यम से ही 5 साल की है, जितने वर्ष तक वह कार्य करती है सरकार, उतने वर्ष की नीतियां बनाएगी। लेकिन इसके साथ ही वे इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे। ऐसा भी नहीं करना चाहते थे कि जो नीतियां संविधान ने जो निर्देश दिए हैं उसी के आधार पर ही नीतियां बनेंगी और कोई आधार हो ही नहीं सकता है। क्योंकि विद्यार्थियों हम जानते हैं कि जिस समय संविधान बना और आज जिस समय संविधान हमारे समकक्ष है, उन परिस्थितियों में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। लेकिन
संविधान निर्माताओं ने उन नीतियों को इस प्रकार से रखा कि वे जनता के लिए लोक कल्याणकारी होंगी। तो लोक कल्याणकारी भावना को देखते हुए, जनता के लोक कल्याणकारी विकास को देखते हुए ही वह नीतियां बनाई गई थी। और आज भी वही स्थिति है कि अगर वह नीतियां उस समय किन परिस्थितियों में बनाई गई थी और आज की परिस्थितियां जो परिवर्तित हो चुकी हैं बच्चों, तो आज वो उन परिस्थितियों में लोक कल्याणकारी नीतियां बनाई जाती हैं, इसलिए वह बाध्यकारी नहीं है। तो आप देख सकते हैं जब हम अंतर करने लगते हैं मौलिक अधिकारों में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ये प्रश्न आता भी है, दोनों में अंतर बताइए। तो सबसे पहला अंतर क्या आता है? सबसे पहला अंतर आता है मौलिक अधिकार किसे दिए गए हैं? नागरिकों को दिए गए हैं। और राज्य के नीति निर्देशक किसके पास होते हैं? राज्यों के पास होते हैं। इसी प्रकार से बच्चों की दूसरा अंतर हमें ये देखने को मिलता है कि मौलिक अधिकार जो है वो न्याय योग्य हैं और बाध्यकारी हैं, कि मौलिक अधिकार समाज में, राज्य में, जनता में लागू होने ही चाहिए। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी नहीं माना जाएगा। बाध्यकारी यानी इसको न्यायालय में हम इसमें दावा पेश नहीं कर सकते, अर्थात ये वाद योग्य नहीं है, इस पे कोई वाद विवाद नहीं होगा। बस सरकार, यह संविधान यह निश्चित करेगी कि यह जो नीति बनाई गई है वो जनता के कल्याण के लिए है, जनता के लोक कल्याण के लिए बनाई गई है। बच्चों इसके बाद हम देखें, संविधान में कुछ निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया है, लेकिन उन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई। देखो आ गया ना ये बात कि लागू नहीं करवा सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती है तो हम न्यायालय में जाकर यह मांग नहीं कर सकते कि उसे लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। इसलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। समझ में आया विद्यार्थियों? समझ में आया प्यारे बच्चों? इसमें बताया है कि वाद योग्य नहीं है, मतलब वो जो नीति बताई गई है अगर उसके अकॉर्डिंग नहीं है। नीति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? लोक कल्याणकारी, जनता का विकास उसमें होना चाहिए, चाहे वह आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो, चाहे वो राजनीतिक विकास हो, उसमें विकास होना चाहिए। वो नीतियां इसीलिए बनाई जाती हैं। तो मूल भावना क्या है नीति निर्देशक तत्वों की? मूल भावना बच्चों यह है कि वह जनता के कल्याण के लिए होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए उसे वाद योग्य नहीं माना गया है। अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा तो है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन निर्देशक तत्वों के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशित तत्वों को गंभीरता से ले। इसके अलावा वे ऐसा भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालती है कि किस प्रकार से उन्हें नीति निर्देशित तत्वों को किस प्रकार से लागू करवाया जाए। अतः संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची भी रखी गई है। निर्देशों की उसी सूची को राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। अब बताइए, इसमें बताया गया है कि नीति निर्देशक तत्व क्या है। अब इसमें तीन बातें आती हैं, वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। ठीक है, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा भी मिलने चाहिए, वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्वों को देखने से आपको संविधान निर्माताओं की भारत की कल्पना का आभास भी होगा बच्चों। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास भी किया। आपको समझ में आया ना? तीन बातें कौन सी हो गई? एक तो वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में उसे स्वीकार करना चाहिए। दूसरा आता है नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अलावा भी उनके पास और भी ऐसे अधिकार होते हैं जो उन्हें मिलने चाहिए। और वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि जनता के कल्याण के लिए, जनता के विकास के लिए वो आवश्यक है। इसके बाद बच्चों आता है कि अनेक जमींदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उन्नयन के लिए आरक्षण आदि इन प्रयासों को दर्शाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के प्रयास में शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना, रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार, स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना आदि सम्मिलित हैं। तो ये सभी मौलिक अधिकारों में नहीं बताए गए हैं, लेकिन ये भी हमारे यानी कि हम आम जनता के, हम नागरिकों के अधिकार हैं जो हमें नीति निर्देशक तत्वों में प्राप्त होने चाहिए।
अब बात आती है बच्चों नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की। तो मौलिक कर्तव्यों की हम विस्तृत चर्चा वापस से करेंगे, लेकिन इसमें हम संक्षिप्त रूप से हम समझ लेते हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या है। 1976 में संविधान का 42वां संविधान संशोधन हुआ और अन्य प्रावधानों के अलावा इस संशोधन में संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की एक सूची का समावेश भी किया गया, जिसमें कुल 10 कर्तव्यों का उल्लेख किया गया, लेकिन इन्हें लागू करने के संबंध में संविधान मौन है। बच्चों 1976 में संविधान का 42वां संशोधन हुआ और उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ये सबसे बड़ी बात है कि मौलिक कर्तव्य हमें जो अधिकार दिए गए हैं, भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकार जो दिए हैं, साथ में हमें मौलिक कर्तव्य भी दिए हैं कि अधिकार के साथ साथ हमें कर्तव्य भी हमारे राज्य के प्रति, देश के प्रति होने चाहिए। तो 1976 में संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें कर्तव्य जोड़े गए। तो विद्यार्थियों इसमें एक और संशोधन हुआ जिसे हम कहते हैं 86वां संविधान संशोधन, जो 2002 में हुआ और इसमें एक और कर्तव्य जोड़ा गया 10 कर्तव्यों के साथ। वह एक कर्तव्य था माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। यह एक कर्तव्य और जोड़ा गया। बच्चों आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, मैं वापस बोल रही हूँ, 86 2002 में जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि क्या था, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाना। इसके बाद बच्चों नागरिकों के रूप में हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिकों में भाईचारे को बढ़ाना चाहिए और पर्यावरण की भी रक्षा करनी चाहिए। परंतु यह ध्यान देने की बात है कि संविधान मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। इस दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्यों के समावेश से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ता। अब देखो ये एक्टिविटी दी गई है, कहाँ पहुंचे क्या समझे। ये एक्टिविटी बच्चों अपने नोटबुक में कीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग 30 लाख लोग शहरों में बेघर हैं। इनमें से 5% लोगों के लिए रात में सोने की जगह भी नहीं होती है। इनमें सैकड़ों बूढ़े, बीमार, बेघर लोगों की जाड़े में शीतलहर से मृत्यु हो जाती है। उन्हें निवास का प्रमाण न दे पाने के कारण राशन कार्ड भी नहीं मिलता, मतदाता पहचान पत्र भी नहीं मिल पाता और इसके अभाव में उन्हें जरूरतमंद मरीजों के रूप में सरकारी मदद भी नहीं मिल पाती है। इनमें एक बड़ी संख्या में लोग दिहाड़ी मजदूरी पर होते हैं, जिनमें बहुत कम मजदूरी मिलती है उन्हें, और वे मजदूरी की तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों में, शहरों में जाते रहते हैं और रोजगार की तलाश करते हैं। आप इन तथ्यों को ध्यान में रखिए और इस आधार पर संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को एक याचिका भेजिए कि कौन सा संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, जिसमें कौन सी रिट जो है लगाई जा सकती है। आपको याचिका में इन निम्न 2 बातों को उल्लेख करना है। क्या उल्लेख है कि इन बेघर लोगों के कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और आप सर्वोच्च न्यायालय से किस प्रकार का आदेश देने की प्रार्थना करते हैं। तो आपको इन चीजों के बारे में कौन सी रिट लगा सकते हैं, आप खुद ये एक्टिविटी कीजिए और बताइए, समझिए कि इसमें क्या हो सकता है। इसके बाद आता है नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में संबंध या अंतर, जो भी बात आती है इसके अंतर्गत हम इसके अंतर्गत देखेंगे। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो है एक दूसरे के पूरक के रूप में देखे जा सकते हैं। मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वही नीति निर्देशक तत्व जो है वो कार्यों की करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं और नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित के लिए होते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया था अभी। लेकिन कभी कभी सरकार नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करती है तो वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकरा भी जाते हैं। ये समस्या तब पैदा होती है बच्चों जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया और इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उससे संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। लेकिन सोचकर कि
लेकिन यह सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्तिगत हित से ऊपर है, सरकार ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन कर दिया और इससे एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू भी हो गई और कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाए और सरकार की मान्यता थी कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके पीछे यह धारणा भी थी कि बच्चों कि लोक कल्याण के मार्ग में अधिकार आदि बाधक है। तो दूसरी ओर न्यायालय की यह मान्यता है कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण पावन है कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भी उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। अब इसमें आप देख सकते हैं बच्चों कि इसमें नीति निर्देशक तत्वों में और मौलिक अधिकार में किस प्रकार से अंतर बताया गया और इसमें यह भी दिखाया गया है कि नीति निर्देशक तत्वों की कौन कौन से उद्देश्य, कौन कौन सी नीतियां होती हैं। देखो, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या होता है? लोग का कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना, जन कल्याण करना, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय करना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के उद्देश्य हैं। इनके आधार पर ही नीतियां बनाई जाएंगी। नीतियां कौन कौन सी हो सकती हैं? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का क्या तात्पर्य होता है बच्चों? समान नागरिक संहिता का तात्पर्य यह होता है कि सभी नागरिकों के लिए एक जैसा नियम और कानून होगा। मद्यपान निषेध, मद्यपान निषेध से आप अवगत हैं। घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना, लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक लगाना और ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देना, ये इसकी नीतियां हैं। इनके आधार पर नीतियों का निर्माण किया जाएगा। ऐसे अधिकार जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, जैसे पर्याप्त जीवन यापन, ठीक है, महिलाओं और पुरुषों को समान काम की समान मजदूरी, इन अधिकार, ये जो अधिकार हैं न्यायालय के अंतर्गत दावे नहीं किए जा सकते। इसके अंतर्गत आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा। इसमें देखो कार्टून में क्या बताया कि मुझे बताओ कि संविधान में अच्छी अच्छी बातें कहने का क्या मतलब है यदि उसे किसी न्यायालय में लागू ही नहीं किया जा सकता। तो यह कार्टून एक प्रकार से आलोचना ये कर रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत ये हमें अच्छी अच्छी बातें तो बता रहा है, लेकिन इन अच्छी बातों को अगर न्यायालय में जाकर के पेश नहीं कर सकते, ये वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते, तो इन अच्छी बातों का होने से हमारे लिए क्या तात्पर्य है, ये एक आलोचना की गई है। तो अब आगे देखें बच्चों, हम इसमें संपत्ति का अधिकार बताया गया है। संपत्ति का अधिकार जो हमारा एक मौलिक अधिकार था, हमें जो मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार मिला था, अब वह संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, वह कानूनी अधिकार बन गया। तो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संबंधों पर उठे विवाद के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था मूल संविधान में संपत्ति अर्जन, स्वामित्व और संरक्षण का मौलिक अधिकार दिया गया था, लेकिन संविधान में स्पष्ट कहा गया था कि सरकार लोक कल्याण के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। ठीक है, 1950 से सही सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाए जिससे संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगे। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र में यही अधिकार था। आखिरकार 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना और कहा कि संसद को संविधान का संशोधन करके इसे प्रतिबंध करने का अधिकार है। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया और संविधान के अनुच्छेद 300 का या 301 के अंतर्गत उसे एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया। तो समझ में आया कि किस संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जनता पार्टी सरकार ने इस मौलिक अधिकार को कौन से अधिकार में डाल दिया? कानूनी अधिकार में, यानी सामान्य अधिकार में डाल दिया। आपकी राय में आप क्या सोचते हैं कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बनाने से क्या फर्क पड़ जाएगा? ये आप विचार कीजिए कि क्या फर्क पड़ सकता है।
इसके बाद आता है, इसने एक और भी जटिल वाद विवाद को जन्म दिया और वह संविधान के संशोधन के से संबंधित था। सरकार का मत था कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है। न्यायपालिका का कहना था कि संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मुकदमे में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में समाप्त हो गया। इससे निर्णय देते हुए ये न्यायालय ने कहा कि संविधान के मूलभूत या मूल ढांचा जो है उसकी विशेषताएं हैं, संसद उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। मूल ढांचागत विशेषताओं में कोई परिवर्तन या मूल भावना में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। इसको हम संविधान का जो हमारा जो नवा अध्याय है, संविधान एक जीवन दस्तावेज, उसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से ऐसी बातें हैं जिनमें संविधान में संशोधन हो सकता है, संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप देख सकते हैं कि केशवानंद भारती विवाद में कहा गया कि संविधान का जो मूल ढांचा है या मूल भावना है उसको हम बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं करना चाहेंगे, लेकिन संपत्ति का अधिकार, जो मौलिक अधिकार को मूल भावना से दूर रखा गया और कहा कि संपत्ति का अधिकार मूल भावना में नहीं आता है, इसलिए उसमें संशोधन कर दिया गया। अब आप इसमें देखो एक ये पेपर की क्लिप्स बता रखी हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि किन किन मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है और किस किस प्रकार से बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर और भ्रूण हत्या करी जाती है और किस प्रकार से ये इतना हमारे नागरिकों का, जनता का किस प्रकार से मौलिक अधिकारों का, बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। अब ये एक्टिविटी एक और आती है, उसमें आप देखिए कि कहाँ पहुंचे, क्या समझे। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों की घोषणा पत्र और भारतीय संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ें और दोनों की सूचियों में आपको कौन सी बातें एक समान लगती हैं। जो समान है वो आपको इसमें बतानी है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में ने इन्हें अधिकारों के घोषणा पत्र में क्यों रखा है। यदि आपको एक राष्ट्र के लिए संविधान बनाना हो तो इसके लिए आप क्या सुझाएंगे, है ना, तो ये बताएंगे आप। उसके बाद निष्कर्ष आता है। महाराष्ट्र के क्रांतिकारी समाज सुधारक ज्योतिबा राव फूले ने 1827 से 1890 की रचनाओं में हमें सर्वप्रथम ये विचार प्राप्त होता है कि अधिकारों में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही निहित हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह विचार और स्पष्ट हुआ, इस संवैधानिक अधिकारों के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा कि हमारे संविधान में इस लंबी परंपरा को मौलिक अधिकारों की सूची में के रूप में देखा जा सकता है। 1950 से न्यायपालिका ने अधिकारों की महत्वपूर्ण संरक्षक की भूमिका भी निभाई है। न्यायिक व्याख्याओं ने अनेक अधिकारों का क्षेत्र विस्तृत कर दिया है। हमारी सरकार, प्रशासन इसी परिप्रेक्ष्य में काम कर रहे हैं। अधिकार सरकार के कार्यों की सीमा तय करते हैं, देश में लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको पाठ कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप जो भी चीजें आपको, जो भी विषय आपको इसमें नहीं समझ में आया, जो भी बिंदु आपको नहीं समझ में आया है, आप मुझे पुनः समझाने के लिए भी कह सकते हैं। अब देखिए, भारत का जो हमने मौलिक अधिकार पढ़े हैं संविधान के अंतर्गत, इसमें कुछ प्रश्नावली हमारी ये आती है। इन प्रश्नावली को भी हमें अपनी नोटबुक में हल करना है। आप देख सकते हैं, निम्नलिखित प्रत्येक कथन के बारे में बताइए कि वह सही है या गलत है। तो आपको इसमें देखना है कि पहला कथन क्या है। पहला कथन बताता है, अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन करता है। क्या? अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन करता है। ठीक है। दूसरा आता है, अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। और तीसरा आता है, विश्व के हर देश में अधिकार पत्र होता है। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो बताइए आप इसके अंतर्गत, अधिकार पत्र में किसी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन है, अधिकार पत्र व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, विश्व के हर देश में अधिकार पत्र होता है। तो मेरे अपने अपने हिसाब से बताइए कि क्या इसका सही होगा, क्या इसका उत्तर गलत होगा। तो इसमें तीनों ही सही हैं। अब उसके बाद आता है बच्चों, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। किसी व्यक्ति को प्राप्त समस्त अधिकार, कानून द्वारा नागरिक को प्रदत्त समस्त अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार, और घ है संविधान द्वारा
प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो इसका उत्तर बताइए, कौन सा अधिकार जो है इसमें कौन सा मौलिक अधिकार सबसे सटीक वर्णन करता है? किसकी? मौलिक अधिकारों की। तो संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अब उसके बाद आता है निम्नलिखित स्थितियों को पढ़ें और प्रत्येक स्थिति के बारे में बताएं कि किस मौलिक अधिकार का उपयोग या उल्लंघन हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि राष्ट्रीय एयरलाइन के चालक परिचालक दल कैबिन क्रू के एक ऐसे पुरुष को जिनका वजन ज्यादा है नौकरी में तरक्की दी गई, लेकिन उनकी ऐसी महिला सहकर्मियों को दंडित किया गया जिनका वजन बढ़ गया। तो आप बताइए कि इसमें कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? तो इसमें मौलिक अधिकार कौन सा? समानता के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। एक निर्देशक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है जिसमें सरकारी नीतियों की आलोचना होती है, तो इसमें कौन से मौलिक अधिकार का हनन होता है? इसमें अभिव्यक्ति, है ना, अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार का हनन होता है। एक निर्देशक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता है जिसमें सरकारी नीतियों की आलोचना की गई है, तो अभिव्यक्ति के अधिकार की आलोचना होती है। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, और जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसमें विचारों की अभिव्यक्ति होती है ना। तो इसका हनन किया बताया गया है, उल्लंघन किया गया है कि हम अभिव्यक्ति जब हम करते हैं, विचारों की अभिव्यक्ति जब हम करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए बच्चों कि किसी व्यक्ति विशेष की हमें किसी व्यक्ति विशेष के विचारों को या किसी व्यक्ति विशेष को हमें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। एक बड़े बांध के कारण विस्थापित हुए लोग अपने पुनर्वास की मांग करते हुए रैली निकालते हैं, तो ये कौन सा अधिकार हो गया? इस उदाहरण में लोग अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने या सभा करने की स्वतंत्रता बताई गई है। तो अपने बड़े बांध के कारण विस्थापित हुए लोग अपने पुनर्वास की मांग के लिए, तो कौन सी? तो इकट्ठे होकर दल बना करके, समूह बना करके अपने लिए ये मांग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि समूह बनाने की, शांतिपूर्वक कार्य करने की जो हमें अधिकार दिया गया था, उस अधिकार को पालन किया जा रहा है इसमें। आंध्र सोसाइटी आंध्र प्रदेश के बाहर तेलुगु माध्यम के विद्यालय चलाती है। तो ये क्या है? ये सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है, और प्रत्येक संस्था या सोसाइटी को शिक्षण स्थान खोलने का अधिकार दिया गया है। तो समझ में आया विद्यार्थियों कि किस प्रकार से कौन सी व्यवस्था किसको, कौन से अधिकार को बता रही है। अब बात आती है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की सही व्याख्या है? ठीक है, तो इसमें आता है शैक्षिक संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के ही बच्चे इस संस्थान में पढ़ाई कर सकते हैं। सरकारी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी संस्कृति और धर्म विश्वासों से परिचित कराया जाए। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और इनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक यह मांग करते हैं कि उनके बच्चे उनके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थाओं में नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें आप बताइए बच्चों कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की व्याख्या, सही व्याख्या कौन सी है? तो सही व्याख्या ख है। सरकारी विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी संस्कृति और धर्म विश्वासों से परिचित कराया जाए। अब बात आती है पांचवा प्रश्न, इनमें से कौन से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और क्यों है? न्यूनतम देय मजदूरी नहीं देना। तो न्यूनतम देय मजदूरी नहीं देना ये किसका है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का। मजदूरों को न्यूनतम देय मजदूरी नहीं दी जा रही है इसके अंतर्गत। किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना। किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने का मतलब क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति का उल्लंघन करना, क्योंकि विचारों को प्रदर्शित करना या विचारों को पब्लिश करना
उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। 9 बजे रात के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाना, ये कौन से मौलिक अधिकार में आता है? ये आता है कि इसमें रात के समय ऊंची आवाज से लाउड स्पीकर चलाया जाता है, वो उचित नहीं है। इसमें मौलिक अधिकार का हनन होता है, जिसमें बच्चे शांतिपूर्वक पढ़ना चाहें या अपना कुछ और कार्य करना चाहें तो ये दूसरे के कार्यों में व्यवधान पैदा करता है। भाषण तैयार करना, इस उदाहरण में किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि किसमें किसका उल्लंघन हुआ। इसमें हुआ उल्लंघन न्यूनतम देय मजदूरी नहीं देना, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन हुआ किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाना, अभिव्यक्ति के विचारों का उल्लंघन हुआ, और इसके अंतर्गत 9 बजे रात के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगाना। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हुआ, लेकिन शांतिपूर्वक जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके अधिकारों का हनन हो गया। भाषण तैयार करना भी कोई मौलिक अधिकार का हनन नहीं बताता। अब आगे बात आती है बच्चों, छठा प्रश्न आता है, गरीबों के बीच काम कर रहे एक कार्यकर्ता का कहना है कि गरीबों को मौलिक अधिकारों की जरूरत नहीं है, उनके लिए जरूरी यह है कि नीति निर्देशित सिद्धांतों को कानूनी तौर पर बाध्यकारी बनाया जाए। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताएं। तो आप बताइए इसमें कारण, है ना, प्रश्न को हल कीजिए। अनेक रिपोर्टों से पता चलता है कि जो जातियां पहले झाड़ू देने के काम में लगी थी, उन्हें भी अभी मजबूरन यही काम करना पड़ रहा है। जो लोग अधिकार पद पर बैठे हैं, वे इन्हें कोई और काम नहीं करने देते। इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने को हतोत्साहित किया जाता है। और इस उदाहरण से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? इस प्रकार से एक मानवाधिकार समूह ने अपनी याचिका में अदालत का ध्यान देश में मौजूद भुखमरी की स्थिति में की तरफ खींचा। भारतीय खाद्य निगम की गोदामों में 5 करोड़ टन से ज्यादा अनाज भरा हुआ था, तो ये भी आप शोध से पता चला है, तो इसको भी आप हल कीजिए। इस अध्याय में उद्धत सोमनाथ लाहिड़ी द्वारा संविधान सभा में दिए गए वक्तव्य को पढ़ें और इसमें अपने कथन पर सहमत हैं या नहीं है, इस पर पुष्टि करें। आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इसके प्रावधानों का संक्षेप में लिखें और तर्क देकर बताएं कि कौन से मौलिक अधिकार, कौन सा तर्क इसके लिए उचित होगा, इसका आप वर्णन करें। बच्चों, आपको इसके अलावा जो प्रश्न बनते हैं, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत कौन कौन सी नीतियों का पालन किया जाता है, राज्य के द्वारा कौन कौन सी नीतियां बनाई जा सकती हैं, इनका भी आपको पता लगाना है। आपको नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों में जो अंतर की बात आती है, तो उसमें भी आपको अंतर बताते हुए बताना है कि मौलिक अधिकार न्याय योग्य है और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो न्याय योग्य नहीं है। अधिकारों का स्वरूप जो है निषेधात्मक होता है, जबकि राज्य को जो नीति निर्देशक सिद्धांत दिए जाते हैं वो सकारात्मक स्वरूप लिए हुए होते हैं। इसी प्रकार से मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त होते हैं, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो राज्यों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से आपको उत्तर को स्पष्ट रूप से लिखना है। बिंदुवार आपने लिखेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो उत्तर अधिक ज्यादा स्पष्ट होगा। इसी प्रकार से शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, कानून के समक्ष समानता क्या है, इन सभी के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, संवैधानिक उपचारों में बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रक्षालेख, ये कौन कौन सी रिट हैं जिन्हें संविधान लागू करता है या याचिका पेश की जा सकती है, ये सभी प्रश्न जो है इसके अंतर्गत बनते हैं। अब इसके अंतर्गत आप यह भी देख सकते हैं बच्चों कि जैसे कि इसमें बताया गया है कि मौलिक नीति निर्देशक सिद्धांत जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक के अंतर्गत बताए गए हैं। मौलिक अधिकारों को किस भाग में लिया गया है और मौलिक अधिकारों की व्याख्या किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो आप इसका ध्यान रखें। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार जो है वो
मौलिक अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्यों की जो बात आई 51 ए में उसे जोड़ा गया है, भाग 4 ए में जोड़ा गया है। इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है और ये प्रश्न आपके इसके अंतर्गत बनते हैं। इस अध्याय में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आपको इन प्रश्नों की सूची जो है मैं आपको उपलब्ध अवश्य कराऊंगी और इसके साथ ही मैं हमारा ये अध्याय यही समाप्त होता है। अब हमारा अगला अध्याय जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो चलेगा उसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। और अगले अध्याय के लिए हम अगले वीडियो में आपसे वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे और उसे समझाने का प्रयास करेंगे कि चुनाव क्या होते हैं, प्रतिनिधित्व क्या होता है। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।